हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव शर्मा एंड आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं हमारी वन क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पे विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। हमारी फर्स्ट वीडियो थी काइनेमेटिक्स की, जिसमें हमने वन क्वेश्चन में एंटायर काइनेमेटिक्स कवर कराई थी एंड वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो उसी प्यार को देखते हुए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा अच्छे लेवल एंड और ज़्यादा डेप्थ ऑफ थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। विद फ्रिक्शन भी मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन, बट सिंस हम वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रखना चाहते एंड क्वालिटी को बेटर रखना चाहते हैं, तो हम चीज़ों को एक बड़ी चीज़ को दो हिस्सों में ब्रेक करके पढ़ लें, वो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द बिग थिंग्स इन वन वीडियो, जिसके अंदर बस निकल रहा है सब ऊपर से दिमाग के। ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का सोचा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपको आना ही चाहिए, वो ये है कि हमें एक सरफेस दिया गया है जिस पर एक बॉल रखी गई है। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इस पर फ्रिक्शन नहीं है। ये बॉल का मास है 5 kgs एंड हमने इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। सिंस वी नो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन के लॉज का, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहता है एंड एक ऑब्जेक्ट जो हमेशा मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया गया। तो सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, सो दिस विल रिमेन एट रेस्ट ऑलवेज अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इसी बॉल को एक वेलोसिटी दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड, मास इसका स्टिल 5 kg ही है एंड हमें इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। तो ये भी वही फर्स्ट लॉ का ही आगे का एक्सटेंशन है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। अब ऑब्जेक्ट सिंस मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ हमेशा मोशन करता रहना चाहता है, अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ऐसे केसेस में हम सोचते हैं हमारी कार्स, हमारी बाइक्स और हमारी बाइसिकल्स को, कि ये तो हम जब कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा देते नहीं तब भी ये स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन केसेस में एक्चुअली फ्रिक्शन का यूज़ होता है। उन केसेस में फ्रिक्शन जो होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, बट हमने यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं करी। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट मोशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमेशा ट्रू रहेगा, विच इज़ ये हमेशा मोशन करता रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड के साथ में, अनलेस और अनटिल कोई फ्रिक्शन या कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगाया गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो थे ये इसमें हमने डिस्कस करा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमने इसी बॉल को, आई होप आप बातें समझ रहे होंगे, स्पीड के साथ आप थोड़ा मीटअप करिए, क्योंकि हमें हर चीज़ की क्वालिटी और टाइम को मेंटेन रखना है और सब कुछ बातें बतानी भी हैं। बातें आपको सब बताई जाएगी, जो मैं सोच कर आया हूँ कि आपको बताऊँगा उससे 2 बातें एक्स्ट्रा बताई जाएंगी, बस आप पेस मेंटेन रखिएगा। इसी बॉल को ये 5 मीटर पर सेकेंड की है स्पीड के साथ चल रही है, मास इसका स्टिल 5 kg है। इसको t इक्वल्स टू 0 पर एक फोर्स F लगाया गया इस डायरेक्शन के अंदर, ताकि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स के अंदर इस बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो बताइए इस पे फोर्स F कितना लगाया जाएगा। अब यहाँ बात आ जाती है न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब लीनियर मोमेंटम क्या होती है? लीनियर मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ m इंटू वी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अपने 2 तरीके से एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक एक्सपेंशन हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगी और एक एक्सपेंशन
हम समझने के तौर पे जो और भी अलग अलग क्वेश्चंस में काम आता है उसे देखते हैं। पहले हम हमारे क्वेश्चन के काम वाली एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि dp बाई dt को अपने लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई टाइम, जिसको अपने लिख सकते हैं m v फाइनल विच इज p फाइनल माइनस m v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अब क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। m क्या है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। m क्या है 5 कॉमन लीजिए, v फाइनल है 20, v इनिशियल है 5, तो 20 माइनस 5 इज 15, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज 15 अपॉन टाइम कितना टेक, मतलब टाइम कितना लिया इसने, t 0 से 3 यानी 3 सेकेंड्स का टाइम इसने लिया है बाय 3 5 सा 15, तो इट्स 25 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यानी इस ऑब्जेक्ट पर 25 न्यूटन का फोर्स लगा था, तभी इसने t इक्वल्स टू 0 से 3 तक 5 से 20 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड कर दी थी। ये तो हो गया इस dp बाई dt का फर्स्ट एक्सपेंशन। दूसरा एक्सपेंशन इसका क्या होता है, अपने p को क्या लिख सकते हैं m इंटू वी बाई डी टी। अब du इंटू वी बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या होता है, u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी। तो हम वही करेंगे, m को एज इट इज एक बार डी वी बाई डी टी प्लस v को एज इट इज एंड इंटू डी एम बाई डी टी। अब क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है NLM तक तो क्या होता है dm बाई डी टी, यानी चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मास में कितना चेंज आया, यहाँ पे भी मास 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। बट सिंस यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसे dv बाई डी टी को एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इसे अपने NLM के अंदर तो लिख देते हैं m इंटू ए। बट आगे जाके फ्लूइड्स के अंदर हम इस चीज़ का भी यूज़ करेंगे, वो आप आगे जाके समझना। बट इस पूरी एक्सपेंशन को याद रखिएगा, ठीक है, कि मास में चेंज आए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तब भी फोर्स लगता है, मास कांस्टेंट रहे वेलोसिटी में चेंज आए तब भी फोर्स लगता है, और दोनों एक साथ हो रहे हो तब तो फोर्स लगता ही लगता है। ठीक है, ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। इसी के अंदर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपने dp बाई डी टी के अंदर f डॉट डी टी कर दें, जिसे अपने dp लिख सकते हैं एंड इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसे अपने लिख सकते हैं हमारा इम्पल्स। ये भी बात आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये याद रखिएगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, या f डॉट डी वी का इंटीग्रेशन इज इम्पल्स। इसको अपने अगर इन्हीं चीज़ों का यूज़ करें ग्राफ्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम, या कहीं एफ टी ग्राफ का एरिया, क्या बोला मैं, एफ टी ग्राफ का एरिया हमें इम्पल्स बताता है, यानी चेंज इन मोमेंटम, एंड हमारा मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप हमें फोर्स बताता है। ठीक है, आई होप आप इस सारी बातें समझ रहे होंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, उन्हीं के सिंपल एप्लीकेशंस हैं, और ये हमने इस चीज़ को कंप्लीट अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट उससे पहले एक लास्ट बात और है कि जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में देखा कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, तो सेम ये F इक्वल्स टू dp बाई डी टी, इसे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि एक यही बॉल जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये आगे जाके एक वॉल से स्ट्राइक करती है, एक वॉल से भिड़ती है, एंड इन जस्ट टाइम इंटरवल ऑफ 0.3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है बॉल की। तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हमारा होगा F इक्वल्स टू m इंटू 20 माइनस m इंटू 0 बाई टाइम टेकन 0.3, तो यह हमारा आंसर आएगा 1000 बाई 3 न्यूटन्स। ये तो हो गया वो फोर्स जो कि इसके ऊपर लगा है, जिसने इसे स्टॉप करा है। अब सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि किसने किस पर फोर्स लगाया।
क्या बॉल ने वॉल पर फोर्स लगाया है या वॉल ने बॉल पर फोर्स लगाया? इस ब्लॉक ने, इसे ब्लॉक मान लीजिए, ब्लॉक ने वॉल पे फोर्स लगाया है या वॉल ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया? अब जब हम ये बात सोचते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि दोनों ने ही फोर्स एक दूसरे पे लगाया। अब सवाल ये है कि 1000/3 न्यूटन है, ये कौन से फोर्स की वैल्यू है? तो यहाँ आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि ये कहता है कि इन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन क्या हुआ, वॉल भिड़ी, बॉल हमारा ब्लॉक भिड़ा वॉल के साथ, एंड रिएक्शन क्या हुआ, वॉल ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया। तो दोनों का फोर्स हमेशा सेम रहेगा, यानी फोर्स बाय बॉल ऑन दिस वॉल, फोर्स बाय बॉल ऑन दिस वॉल इज इक्वल्स टू फोर्स बाय वॉल ऑन द बॉल। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेंगे, डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट हो जाएंगे। बॉल ने तो वॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस वाली में, एंड वॉल ने बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ। इसी का आगे एक और एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये बॉल 1, ये बॉल 2, ये आपस में भिड़े, एंड बताइए किसने किस पे कितना फोर्स लगाया? F on 1 ड्यू टू 2 एंड F on 2 ड्यू टू 1। सेकेंड बॉल पे 1 के द्वारा जो फोर्स लगाया गया और फर्स्ट बॉल पे सेकेंड के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, वो दोनों हमेशा सेम रहेंगे, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे। अगर आपकी कार से कोई मक्खी आके भिड़ रही है तो आपकी कार ने उस मक्खी पे जितना फोर्स लगाया, उस मक्खी ने भी आपकी कार पे उतना ही फोर्स लगाया। आप किसी दीवार पे मुक्का मार रहे हैं तो आपने उस दीवार पे जितना फोर्स लगाया, उस दीवार ने भी आप पर उतना ही फोर्स लगाया। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। उसने आपकी, वॉल ने आपकी तरफ फोर्स लगाया और आपने वॉल की तरफ फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होंगी ना। तो सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है। ये हमारे लॉज ऑफ न्यूटन जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अपने बात करते हैं आगे की। आगे जब हम इस चैप्टर को डील कर रहे होते हैं ना, तब हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ काम आती है, विच इज़ FBD। FBD विच स्टैंड्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम इज़ नथिंग बट एक बॉडी है, उसके आसपास की सारी चीज़ों को हटा दीजिए एंड उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का डायग्राम बना लीजिए। कैसे? आइए समझते हैं। मैंने क्या करा, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे आपको क्या लगता है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो जैसा हम जानते हैं कि इस पे 2 फोर्सेस तो पक्का लग रहे होंगे, विच इज़ फर्स्ट फोर्स जो इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, वो होगा mg, जो कि इसका वेट है। एंड वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर ये ज़मीन पे mg फोर्स लगा रहा है तो ज़मीन भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको मैं mg की जगह n क्यों लिख रहा हूँ, ये इसके बराबर क्यों नहीं है, इसका कारण आप आगे समझेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि ज़मीन भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी mg। इस केस के अंदर n और mg बराबर होंगे। अब मान लीजिए इधर फ्रिक्शन भी होता है एक, मान लीजिए, तो मैं जब आगे फोर्स लगाता ना, कैपिटल F जो मैं लगा रहा होता, तो ज़मीन इस पे पीछे की तरफ स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होती। तो FBD क्या होते हैं? FBD इज़ नथिंग बट उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस के डायग्राम को मिला के अपने FBD बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल जो होता है वो इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं लगता, वो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगते हैं। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड
नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, ऑब्जेक्ट के कभी परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे ये पॉइंट है, तो जो टचिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर यहाँ फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वॉल है, वॉल इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी। ये मान लीजिए वॉल है, ये ऐसे बड़ा ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल फोर्स वॉल के द्वारा इसके परपेंडिकुलर हमेशा लगेगा। और किसके परपेंडिकुलर? वॉल के परपेंडिकुलर। यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर ही वॉल पे उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। ठीक है, एक और फोर्स आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। आपने पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। टेंशन फोर्स, मान लीजिए आप हो, ये मान लीजिए आप हैं चिंटू, ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस पे एक फोर्स लगेगा रस्सी के द्वारा। ये एफ फोर्स लगा रहा है, बट ये एफ फोर्स इस पूरी रस्सी के थ्रू ट्रेवल होकर यहाँ पे एक नया फोर्स का नाम दे देगा विच इज टी। यहाँ वाले केस के अंदर सिंस द स्ट्रिंग इज आइडियल, आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? आइडियल स्ट्रिंग एक मासलेस स्ट्रिंग को बोला जाता है। तो सिंस ये एक मासलेस स्ट्रिंग है जिसमें का कोई मास नहीं है, तो इसके अंदर टेंशन फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, ये बात भी आपने समझ ली। वैसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, ये अब आपने ये समझ लिया। अब आप कहीं भी रस्सी देखेंगे वहाँ पे आप टेंशन फोर्स भी लगाना शुरू कर देंगे, बस यही बात होती है। ठीक है, यही बातें हैं जो इस सवाल में काम आएंगी। एक बात हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ों को इक्विलिब्रियम में कैसे लाएं। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेबल कंडीशन होती है जिस पे उस ऑब्जेक्ट पे या तो कोई फोर्स नहीं लग रहा या उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम के स्टेट में कहा जाएगा। बट मान लीजिए इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ज़मीन की तरफ mg ज़मीन लगा रहा है नॉर्मल, मैं खींच रहा हूँ f से, पीछे भी कोई f लग रहा है, यहाँ मैं f1 से खींच रहा हूँ, f2 से खींच रहा हूँ, तो अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम इसमें एक ही कंडीशन में आएगा जब n और mg बराबर हों, f1 एंड f2 बराबर हों। क्या? अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, हर चीज़ को ना थ्योरेटिकली मत लो, हर चीज़ को थ्योरेटिकली मत सोचो, कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपनी लगा के देखो। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज क्या थी अपनी? प्रैक्टिकल नॉलेज ये थी कि ये मान लीजिए पेन है, गिर गया, सॉरी, ये पेन है, इसको मैं खींच रहा हूँ इस तरफ एक फोर्स से, कोई और खींच रहा है इस तरफ। अब दोनों कितना भी फोर्स लगाएं ये हमेशा यहाँ पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो सेम केस में यहाँ पे भी F2 एंड F1 बराबर हैं, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि F1 और N का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। N की वैल्यू जो है वो mg के हिसाब से मैटर करेगी इक्विलिब्रियम के लिए। F1 और N में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस पे अपने हॉरिजॉन्टली फ़र्क पड़ेगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन का अपने आप में फ़र्क पड़ता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वर्टिकल पे और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब मान लीजिए F1 थीटा एंगल पे और ये है F2, तो ये क्या इक्विलिब्रियम पे है क्या अगर F1 और F2 बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ F2 लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ F1 कोस थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में F1 साइन थीटा। अब मान लीजिए ये इतना बराबर भी हो गया, F1 कोस थीटा F2 के बराबर भी हो गया, तो भी ये F1 साइन थीटा जो है वो इसको इस तरफ ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे देगा। समझे मेरी बात? इक्विलिब्रियम ऐसे ही डिसाइड होता है, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस पर ही मैटर करते हैं, उसका वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने अच्छी बात समझी। अब क्या है, आगे एक पॉइंट और है विच इज पुली का सिस्टम। पुली क्या होता है? पुली, एक आइडियल पुली क्या होता है?
ये सब बातें तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। पुली अगर हमें गिवन है तो पुली क्या होता है, जैसे कुआं देखा आपने, कुएं के अंदर पानी खींचने के लिए एक सर्कल सा होता है जिसके ऊपर से रस्सी निकलती है। एक सर्कल होता है जो ऊपर जुड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर से एक रस्सी निकल रही होती है, एक तरफ से आप खींच रहे होते हो और एक तरफ वो बकेट होता है जो वेल के अंदर जाएगा। तो इसके लिए क्या याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखिए, मान लीजिए ये एक पुली बना दी हमने, ये ज़मीन से बंधी हुई है, यहाँ पे एक ब्लॉक को लगा रखा है, ब्लॉक नीचे फोर्स mg लगा रहा है। तो प्रैक्टिकली सोचो, तुमने रस्सी को बांध दिया ज़मीन से, तो क्या रस्सी हिलेगी? क्या ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा? क्या ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा? नहीं, ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट वहीं है, तो यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस बन रहा है। इस इक्विलिब्रियम के केस पे रस्सी क्या लगाएगी? एक टेंशन फोर्स लगाएगी। एंड सिंस इट इज इक्विलिब्रियम तो T इक्वल्स टू mg, बिल्कुल। एंड ये रस्सी यहाँ भी जो थी वही ऊपर जाके घूमकर यहाँ आई। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, मतलब सिंस यहाँ पे T है तो ये 500 बार कहीं भी घूम कर आ जाए, इस रस्सी में भी टेंशन ऊपर की तरफ T ही रहेगा। ये बात आप समझ गए, बस ये बात है। एंड अगर ये वाली रस्सी पे देखें तो वो कितना होएगा, इस वाले का और इस वाले का सम यहाँ पे होता है, यानी 2T। बस ये बात समझने वाली, वापस समझा देता हूँ। T यहाँ लग रहा है, T यहाँ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स इस वाली पुली के इस रस्सी पे जो फोर्स लगता है वो इन दोनों का सम होता है, T + T 2T। इस पे T लग रहा है तो इस पे भी T लगेगा, क्यों? क्योंकि दिस इज वन स्ट्रिंग एंड वी नो दैट वन स्ट्रिंग वन टेंशन का लॉ ही यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इस T की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये देख रहे हैं कि T एंड mg बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी बेसिक बातें, जिन पे हम देखते हैं कि इन्हीं की एप्लीकेशन होगी अब आगे भी, जो मैं आपको बातें बताऊंगा उनमें कुछ बेसिक केसेस, बट यही सब बातें हैं थ्योरी के वाइज। तो अब आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं वो और मैं आपको समझाऊंगा, बट इन्हीं चीज़ों की अब एप्लीकेशन से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में, आगे वाली बातों में भी यही क्वेश्चन, यही एप्लीकेशंस यूज़ होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बात पे, जिसमें हम बात करेंगे वेट एंड अपेरेंट वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं, अब ज़्यादा बातें नहीं बची, एंड आने वाले हैं। वेट एंड अपेरेंट वेट, ये है वेट, ये है अपेरेंट वेट। सबसे पहली बात तो ये बात तो तुम मुक्का खाओगे अगर तुमने बोल भी दी ये बात कि वेट m मास हमारा m है तो m वेट। वेट इज नॉट दिस, वेट वो फोर्स है जो आप ज़मीन पर लगा रहे हैं। ये अगर एक एग्जैक्ट बात बताऊँ ना, एक सीक्रेट बात, वेट वो फोर्स होता है जो ज़मीन आप पर लगा रही है। अब सर बातें तो दोनों सेम हुई ना, न्यूटन लॉ के हिसाब से सेम होती हैं कुछ केसेस के अंदर, और जहाँ सेम नहीं होती वहाँ पे कंसेप्ट आता है अपेरेंट वेट का। कैसे? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, ये बॉल यहाँ पड़ी है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। आप लोग कह रहे हो कि वेट इज mg, मैं कह रहा हूँ सही है, बट मोर करेक्ट इज वेट इज दिस n। मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस तो सेम है, बट मैं आपको कह रहा हूँ यही याद रखो कि जो फोर्स ज़मीन ऑब्जेक्ट पे लगा रही है विच इज़ नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उससे हम वेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये ज़मीन पे पड़ा है, ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन a दे दी मैंने, मान लो लिफ्ट में पड़ा है, ठीक है, लिफ्ट में पड़ा है और ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन a दे दी गई लिफ्ट के अंदर, तो क्या इसका वेट mg रहेगा? अब
अभी शायद ना समझ पाए, लेकिन जब आप यहाँ पे वेइंग मशीन रखेंगे तो यहाँ mg ही आएगा, बट यहाँ पे mg नहीं आएगा, क्या आएगा, n आएगा। यहाँ पे n क्यों अलग हो गया है, यहाँ पे देखिए आप, ऊपर की तरफ n लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के हिसाब से नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू mg प्लस ma एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। एंड जब आप वेइंग मशीन रखोगे तो आपको वेट जो बताएगा वो mg प्लस ma ज़्यादा बताएगा, बिल्कुल ज़्यादा बताएगा। ये बात आप समझे? मैं तो समझ गया, देखो मैं तो समझ गया, तुम समझे या नहीं ये बताओ। एक और केस लेते हैं, लिफ्ट नीचे जा रही है, मान लो ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होता है a, अलग से बना लेता हूँ, ये mg, ये n, ये नीचे की तरफ a लग रहा है। तुम एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, मूवीज़ में भी हमने देखा है, वो खाई के अंदर कार गिर रही थी, तो वो खाई वो जो कार गिर रही थी, कार वाले हवा में उड़ने लग गए कार के अंदर, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो फोर्स तो हमेशा, हम हर जगह हमारा वेट तो mg रहेगा, हम उतने ही रहेंगे, तो फिर हम ज़मीन से कैसे उठ गए? या हमारा वेट लिफ्ट के अंदर हल्का सा क्यों महसूस होता है जब वो नीचे जा रही होती है? वो बेटा इसलिए होता है क्योंकि वो जो ज़मीन आपके ऊपर फोर्स लगा रही है ना ऊपर की तरफ, वो कम हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखिए mg माइनस n, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो mg ज़्यादा है नॉर्मल से, इक्वल्स टू ma, तो यहाँ n आ गया mg माइनस ma, यानी mg माइनस ma इतना नॉर्मल फोर्स लगेगा। यानी अगर आप वेइंग मशीन को रख दो और लिफ्ट में नीचे की तरफ जाओ तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो जाएगी ma, क्यों? क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है। ये बात तुम सब समझ रहे होगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हर चीज़ को थ्योरेटिकली करने से अच्छा तुम हर चीज़ के ऊपर अपनी प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ ना। चलो ठीक है, मैं ये नहीं सोचता कि तुमने लिफ्ट का ऊपर जाते वक्त जो भारीपन है वो महसूस किया हो, पर तुम नीचे जा रहे हो तब तो तुम वो भारीपन हल्कापन महसूस कर रहे होते हो। अब तुमने नहीं देखा जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उन पे कहते हैं g का फोर्स लग रहा है, 10g का फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा होता है वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे होते हैं, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उनका जो नॉर्मल फोर्स होता है उसमें mg 10g क्यों बोला जाता है? 10g इसलिए बोला जाता है क्योंकि mg तो लग रहा होता है, लेकिन उस एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के कारण ऊपर जाते वक्त उन पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10g की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो उनका वेट 10g की एक्सेलरेशन से बढ़ने लग जाता है। समझे? 10g का फोर्स कब लगेगा? 10g का फोर्स तब लगेगा जब आप जिस चीज के अंदर वो ऊपर की तरफ 10g एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। तो हम रॉकेट में जो चीज़ देखते हैं वो इसी वजह से आ रहा होता है क्योंकि रॉकेट के अंदर एक एक्सेलरेशन है। अगर आप रॉकेट को 500 मान लीजिए 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ये ज़्यादा हो गया, क्या ले 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होता है वैसे, बट इतना पॉसिबल है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई आप पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा उस मशीन के अंदर अगर आप वहां पे अपना वेट नापो, या उतना ही रहेगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जवाब दीजिए, बेसिक लेवल पे अच्छा क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि हम पर कोई एक्स्ट्रा वेट महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, हमारी एक्सेलरेशन 0 है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फोर्स नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि हम सेकंड लॉ में पढ़ते हैं फोर्स लगने के लिए मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, वरना फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स m dv/dt प्लस v dm/dt होता है, तो हम पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है, अब
मैं इसमें और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि कुछ कुछ केसेस हो सकता है आपने सभी ने ना देखा हो, बट एक केस और होता है जिसके अंदर हम प्लेन को आसमान में ले जाते हैं और फिर जब वो नीचे ला रहे होते हैं तो उस प्लेन के अंदर जीरो ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। एक अर्थ पे जीरो ग्रेविटी क्रिएट करने का साइन तरीका है। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर जी वेल एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रहे होते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, तो ये mg - mg होने की वजह से नॉर्मल फोर्स जीरो, ग्रेविटी लेस कंडीशन हो जाती है। बाकी ये बात अगर ना समझ आए तो भी मैं इस बात में और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, बट आप ये समझिए कि ये जो n है, जो इसमें फ़र्क आ गया, ये n जिसमें एक्सेलरेशन के कारण फ़र्क आ रहा है, इसे हम अपेरेंट वेट बोलते हैं और ये होता है हमारा एक्चुअल वेट। बस मैं ये बात बताना चाहता था, ठीक है। और चीज़ों को बस थोड़ा फील लेके समझोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट तो एक बार पढ़ लिया और एक बार फील ले लेना तो कभी नहीं भूलोगे ये बात। आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट की तो हो चुकी है, बट अब ज़्यादा बातें नहीं रही। आगे चलें तो अब वो केस आएगा जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, मास लेस स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग में मास डाल रहे हैं। ये स्ट्रिंग है जिसका मास है स्मॉल m, ये ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, इसमें हम इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना फोर्स या कहीं टेंशन कितनी लगेगी, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि एक मासलेस स्ट्रिंग और एक मास वाली स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होता है, पहले हमें ये समझना चाहिए। एक मासलेस स्ट्रिंग जो होती है ना, एक मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट एक मास वाली स्ट्रिंग में पॉइंट टू पॉइंट टेंशन वेरी करती है। आई रिपीट, एक मास लेस स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन कांस्टेंट रहती है एंड एक मास वाली स्ट्रिंग पे हर पॉइंट पर टेंशन वेरी कर रही होती है। इसका मतलब आप यहाँ पे जो टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं होगी, वो यहाँ नहीं होगी, वो सिर्फ यहीं पे होगी। तो उसे कैसे कैलकुलेट करें? सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका एक तरीका होता है, m मास की, ये आप समझे ना समझे थोड़ा ध्यान लगाइएगा चीज़ों को ऊपर, दो हिस्सों में कट कर लीजिए। एक रस्सी से बांधिए मासलेस से, ये हमारा हाफ पोर्शन ऑफ रोप है मास वाली, इसमें थोड़ी सी रस्सी मासलेस स्ट्रिंग, और ये हमारा मास वाली स्ट्रिंग m/2 यहाँ लग रहा है फोर्स F। इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स आएगा, मान लीजिए T1, एंड इस पूरे सिस्टम के इस तरफ एक्सेलरेशन A मान लीजिए, तो इनकी भी एक्सेलरेशन A। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की FBD के हिसाब से F माइनस T1 ये है, F माइनस T1 इक्वल्स टू m/2 इंटू A, एंड यहाँ पे क्या होगा T1 माइनस T क्या है, ये वाला टेंशन जो कि हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी थी, T1 माइनस T इक्वल्स टू m/2A, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, T1 से T1 कैंसिल, F माइनस T इक्वल्स टू m इंटू A, तो T इक्वल्स टू F माइनस M A, ये फोर्स लगेगा। अब इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझना चाहो तो इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। ब्लॉक को भूल जाओ, ब्लॉक पे रस्सी की वजह से इस तरफ टेंशन इस पॉइंट पे T लग रही है, तो ब्लॉक की वजह से भी इस पॉइंट पे रस्सी के ऊपर टेंशन इस तरफ T लगेगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इस रस्सी की FBD बनाएं तो ये रस्सी है, दिस इज द रोप विच हैज़ मास स्मॉल m, इस पे F इधर लग रहा है और इस तरफ फोर्स ब्लॉक के द्वारा T लगेगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की A है तो यहाँ पे भी A होएगा। ये T कैलकुलेट करना है, F माइनस T इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A, T इक्वल्स टू F माइनस m A। दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आया, बट ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तरीका था, एक नया तरीका था।
जो कि आपको याद नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार समझ लो बस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये सवाल समझ पा रहे होंगे। मास वाली स्ट्रिंग जब भी हो ना तो यही चीज़ें लगती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन के अंदर। आगे जाके वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम और चीज़ें पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना ही समझिए। अब एक और बात करते हैं। क्या हुआ, प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब जब आप ढूंढने लगते हैं तब नए नए कंसेप्ट बनते हैं। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं, तो आपके लिए तो वो ऑब्जेक्ट वही है। अब आप मान लीजिए लिफ्ट में हैं, आपने वेइंग मशीन पे ऑब्जेक्ट का मास देखा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मास जो है वो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, जो n है वो एम जी प्लस एम ए हो गया। बट आपको कैसे पता था? आपको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे जब आप यहाँ पर अपना इक्वेशंस लगाने लगे, इस कमरे में आ गए, मान लीजिए आप जिस रूम में हैं उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे दें ए, बट आप तो कमरे के अंदर है, आपको पता ही नहीं एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है। आपकी इक्वेशंस के हिसाब से तो n इक्वल्स टू एम जी आना चाहिए था, बल्कि जो बाहर खड़ा है व्यक्ति उससे तो ये पता है कि ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन आ रही है, तो वो तो इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ, अब आ गया दोनों के आंसर्स में वेरिएशन। एक के हिसाब से जो वेट आना चाहिए वो है mg, एक के हिसाब से वेट आना चाहिए mg प्लस ma। हमारी वेइंग मशीन हमें आंसर दे रही है mg प्लस ma। तो गलत कौन हुआ? गलत हुआ वो आदमी जो इस लिफ्ट के अंदर था, जिसे ये नहीं पता था कि ऊपर की तरफ एक a एक्सेलरेशन दी गई है। उसको तो ये गिवन ही नहीं था कि ऊपर a एक्सेलरेशन दी गई है। तो बताइए इन दोनों आंसर्स को सेम कैसे किया जाए? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सूडो फोर्सेस का। सूडो फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जो हमारे फ्रेम में सूडो यानी नकली फोर्सेस जो हम ऐड करते हैं टू मेक आवर आंसर्स परफेक्ट। अब हमने क्या किया, बाहर से ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन दी गई है, तो सूडो फोर्स क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, तो आप हमारे फ्रेम में, जिस फ्रेम में आप हैं, जहाँ भोले आदमी हो, आपको कुछ नहीं पता, वहाँ पे आप बस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के m इंटू ए फोर्स दे दीजिए। तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपके हिसाब से अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अब आपके हिसाब से क्या है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे mg भी लग रहा है और एक सूडो फोर्स लग रहा है विच इज़ ma। अब आप वही इक्वेशन लगा दीजिए, n इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। बस आपका आंसर आ गया ना बाकियों की तरह सही। कैसे? जब आप कार में हैं, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, एंड जब आप उसमें एक्सेलरेशन देते हैं तो पीछे की तरफ एक धक्का लगता है ना। एक्सेलरेशन आप आगे की तरफ देंगे पर आप पुश पीछे की तरफ फील करते हैं। वो पुश क्यों होता है? वो पुश इसीलिए होता है कि आपको उस पुश का रीज़न एक्सप्लेन करना चाहिए ना जब हम उस रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट लाते हैं सूडो फोर्सेस का। वो ये कह देता है कि आपने एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए दी, आगे की तरफ ए दी, तो क्या हुआ, फ्रेम के अंदर पीछे की तरफ एक एम ए नाम का एक सूडो फोर्स लग गया जो पीछे की तरफ लगा, जिसने हमारी सारी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर दिया। ये फोर्स लगा नहीं है, ये लगा नहीं है, हमने ये बनाया है ताकि हमारे आंसर्स आए। ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स तो अंदर लग रहा है, फोर्स तो कार के इंजन, कार के ऊपर लगा रहे हैं, बट हमारे अंदर जब हम कार के अंदर थे तब हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम उसी फ्रेम के अंदर हैं। हम अर्थ के अंदर है, अर्थ पे कोई एक्सेलरेशन लग रही है तो हमें नहीं पता वो कौन सी लग रही है। हम तो अर्थ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हम बाहर के सिचुएशंस को थोड़ी मानेंगे। तो हम अर्थ के अंदर, हम जो मून पर आदमी कैलकुलेशन कर रहा है अर्थ पे, और हमारा आंसर अलग अलग आएगा। तो हमने क्या किया, अर्थ के ऊपर एक सूडो फोर्स नाम का कंसेप्ट डाल दिया, जो कि बस ये है जिस तरफ एक्सेलरेशन लग रही है उसके अपोजिट तरफ उस फ्रेम के अंदर फोर्स लगा दो एम ए, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। एम क्या होता है? एम वो ऑब्जेक्ट का मास होता है जिसके ऊपर कैलकुलेशन करी जा रही है। एम इस कार का मास नहीं है,
आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ma होगा, तो उसमें आपका वेट, आपका मास m होगा। उस कार का मास m नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है जिसपे कैलकुलेशन करी जा रही है। बस यही सूडो फोर्स होता है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम आ रहे हैं हमारे चैप्टर के एकदम एंड पोर्शन पे, विच इज कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या कहता है? ये कहता है, इसके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलेरेशन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर इस स्ट्रिंग की इस साइड के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो यहाँ पे है वो नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे बॉल है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो cos 180 यानी -t इंटू v1। यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है v2, तो +t इंटू v2 जो भी आएगा वो 0 आएगा नेट। तो यहाँ से अपने t से t कैंसिल, पता लगा v1 इक्वल्स टू v2 है। ऐसे ही x, ऐसे ही a, ये तो आप क्वेश्चन एप्लीकेशन से समझ जाएंगे। बस ये 3 चीज़ें हैं जो इन टेंशन्स अगर कहीं पे भी आए तो ये 3 फॉर्मूला से वो ख़त्म हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन में। अब एक स्पेशल कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर क्या आता है, वो ये आता है एक स्पेशल कंसेप्ट कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसे कंस्ट्रेंट मोशन करने को मजबूर कर रहे हैं हम, ये कंस्ट्रेंट मोशन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो इनके जो कॉमन नॉर्मल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो इनका जो कॉमन नॉर्मल है, जो इनका कॉमन नॉर्मल है, जो इनका कॉमन प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर सारी नॉर्मल की वेलोसिटी, नॉर्मल की वैल्यूज़ इक्वल कर दीजिए। कैसे? इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ नॉर्मल लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ नॉर्मल लग रहा है, दोनों का कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और ये वाला नॉर्मल की वैल्यू सेम कर दीजिए, आपके कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस का सभी का आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात समझे होंगे। क्या बोला मैं, वापस अच्छे से समझा देता हूँ। दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ मोशन कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू डू द मोशन। ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ये बी है, इनको मोशन कराई गई है, तो ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग हमारी एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगी। कॉमन नॉर्मल के अलोंग नॉर्मल फोर्स हमारा सेम रहेगा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग यहाँ की नॉर्मल निकालिए, यहाँ की नॉर्मल निकालिए, उनका कंपोनेंट इस प्लेन के अलोंग निकालिए, उनको सेम कर दीजिए, आपकी सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। बस यही है, ठीक है? समझे? नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आई होप आप इस सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरी बोली हुई बातों में ही ये चैप्टर समा रहा है, ठीक है? तो बस हमारा आज का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन हमने ख़त्म कर लिया। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसा ही कंटेंट आए, क्योंकि हम इन चैप्टर्स में अभी और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएंगे आगे इन फ्यूचर, जिससे आपकी जेई प्रेपरेशन बहुत शानदार होने वाली है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। माई सेल्फ प्रणव शर्मा एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिलोफी।